बहुत छोटा सा एक मोमेंट बना था। एक छोटी सी फ़्लाइट में मैं और हिमा जी हम लोग झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। वहाँ पे मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया जब हिमा जी ने मोबाइल से मुझे 2 बंगला गाने सुनाए और उन्होंने कहानी बताई कि किशोर कुमार साहब जो है हिमा जी को 2 गाने उन्होंने गवाया था और हिमा जी की मम्मी को जो है किशोरदा बीइंग द शरारती किशोर का दैट ही इज़, हिमा जी के मम्मी को जो है उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि आपकी बेटी इतना अच्छा कलाकार है और इतना अच्छा डांस वांस करती है तो गाना नहीं गा सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो 2 गाने मैंने हिमा जी को सोच के मैंने बनाया है, वो हिमा जी को ही गाना है। तो हिमा जी वॉज रिलेक्टेंट एट द बिगनिंग बट देन उनकी मम्मी ने कहा कि भाई इतने बड़े कलाकार किशोर कुमार घर पे आए हुए हैं, आप मिलो और गाओ उस गाने को। तो मैं सरप्राइज हो गया जब वो 2 गाने उन्होंने मुझे सुनाया अपने उनके फ़ोन में, वो स्टोर था। तो किशोर कुमार साहब की म्यूज़िक डायरेक्शन ने हेमा मालिनी जी ने गाना गाया है, वो भी बंगाली में। ये तो एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है और बहुत दिन पहले हुआ था, उतना पब्लिसिटी भी शायद मिली नहीं थी या रिलीज़ ठीक से जो भी है, तो लोगों को मालूम नहीं था। तो मैंने फिर HMV में जो हमारे सारेगामापा में जो बॉस है संजीव गोयनका जी को मैंने फ़ोन किया। मैंने उनको पूछा कि ये आपके पास है, आपको मालूम था? दिस इज आई वेरी मच अवेयर ऑफ इट। तो मैंने देखिए किशोर कुमार साहब मेरे आइडल है, तो सबसे अच्छा गुरुदक्षिणा तो ये होगा कि उनका इन गानों को ये बड़ा जो एक प्रोजेक्ट है इसको मैं रिवाइव करता हूँ, लेट्स रिक्रिएट दिस सॉन्ग्स। तो ही बीइंग द थर्ड जेंटलमैन एंड द स्पोर्टिंग पर्सन दैट ही इज़ इमीडिएटली अग्रीड। और हिमा जी को मैं तब तक फ्लाइट में ही कन्विंस कर लिया था कि ये आपको गाना ही पड़ेगा, इतना बड़ा ये है, चलिए इसको रिक्रिएट करते हैं। तो फिर लास्ट ईयर फरवरी में वैलेंटाइंस डे में हमने इनको इस प्रोग्राम का, इस एल्बम का अनाउंसमेंट हमने की थी। लेकिन जब गाने रिक्रिएट हो गए, हिमा जी की डबिंग शुरू हो गई थी, तब जो है हिमा जी का एफेक्शन बोलिए, उनका शो शायद इतना मैं भागम दौड़ी कर रहा हूँ डबिंग के लिए, ट्रैक बनाने में लिए, वो देखने के बाद उनको थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा और गाने में उनका ऐसे भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाबुल ये तो बंगला में है, बंगाली लोग सुनेंगे, हिंदी ऑडियंस के लिए हम क्या करें, तो हमें एक डुएट गाना बनाना चाहिए, एक गाना आप बनाओ जो हम लोग मिलके गाएंगे। तो इट वॉज अ ग्रेट थिंग, ग्रेट सजेशन। लेकिन मेरे लिए चैलेंज ये था कि देखिए एक ऐसे रेगुलर डुएट गाना हम बना लें और हिमा जी और मैं हम दोनों गा लें तो उसमें कोई बात नहीं बनती है, रेगुलर हो जाता। तो मुझे ये मतलब चैलेंज ये था कि कुछ एक ऐसा स्पेशल गाना बनाए जो मतलब गाने के साथ साथ जो ख़त्म ना हो, जिसकी एक कहानी हो, जिसका एक एसेंस हो, एक कोई थॉट प्रोसेस हो, कॉन्सेप्ट हो। तो वो सोचते हुए मुझे ऐसा लगा कि हिमा जी ड्रीम गर्ल है और मैंने फिर काफ़ी सारे लिरिसिस्ट को, लोगों को ब्रीफ दिया कि ऐसा मुझे लिख के आप दीजिए कि आजकल के लड़के जो हैं वो अपने डियर वंस को, अपने लव्ड वंस को, अपने गर्लफ्रेंड्स को जो कोर्टशिप वो करते हैं तो काफ़ी सारा टैंट्रम्स, रूठना मनाना, ये सब भी उसमें इन्वॉल्व होता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि उसमें कोई नेगेटिव बात है, क्योंकि अगर लड़कियाँ ना रूठें तो उनको मनाने में जो मज़ा है वो भी तो हमें मिलेगा नहीं। तो वो एक अहम हिस्सा है कोर्टशिप का, प्यार मोहब्बत का, नोक झोंक का। तो लेकिन जो लड़के जो परेशान होते हैं वो हिमा जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप ड्रीम गर्ल है और इतने बड़े बड़े पिक्चरों में आपने इतने बड़े बड़े हीरोज़ को, बच्चन साहब, धर्म जी, राजेश खन्ना, कौन नहीं है, सबको आपने इतना आपने खुश रखा कि वो लोग सब पिक्चर में जिसको बोलते हैं आप पे एकदम प्यार में गदगद थे, लट्टू थे। तो आप हमें कुछ नुस्खे दीजिए कि हम हमारे जो लव इंटरेस्ट है, जो हमारे आर गर्ल्स को हम किस तरीके से ऐसे खुश रख सकें। और ऑन अ सीरियस नोट, आप फिल्मों के बाहर आम जिंदगी में भी हिमा जी को आप देखेंगे तो बड़े एलिगेंट और बहुत ही नॉन टैंट्रम, बहुत ही स्वीट पर्सनैलिटी है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र हमने गाना बनाने की कोशिश की। हमको वो लिरिक्स नहीं मिल रहे थे जो जिसमें इस एसेंस को हम पकड़ सके, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी लिखना शुरू किया। फिर बॉम्बे में नौजवान लिरिसिस्ट है, काफ़ी अच्छे गाने उसने लिखा है, शब्बीर अहमद, उसको मैंने बोला कि उसने भी मेरे साथ जो है मिलके 3 महीना हम लोगों ने मेहनत की। तो एकदम जिसको बोलते हैं निचोड़ लिया पूरी सारी चीज़ों को, और ये गाना जैसे हम चाहते थे वैसा बना। जतिन शर्मा गीत ऑडियो के
अच्छे म्यूजिशियन, सुपर्ब रिकॉर्डिस्ट, टेक्नीशियन, उन्होंने बहुत पेशेंटली पूरी चीज़ को उन्होंने हैंडल किया। और गाना डबिंग शुरू होगी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, गाना ऑलमोस्ट कंप्लीट था, लेकिन मुझे ना एक लास्ट लाइन की कमी नज़र आ रही थी। मुझे लग रहा था कि एक गुरु मंत्र जो है वो गाने के एंड में हेमा जी बताएगी, वो एक चीज़ की मुझे कमी थोड़ी सी खल रही थी। लेकिन जैसे बोलते हैं कि जब कुछ होना होता है ना तो मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, यू नो, लाइफ गिव्स यू दो सरप्राइजेस। तो वो लाइन जो मैं ढूंढ रहा था वो दिमाग में वो लाइन आ गई कि प्यार में आप अंगूठी दे दे, आप गिफ्ट दे दे, घड़ी दे दे, फूल दे दे, ड्राइव पे लेके जाइए, खाना खिलाइए, कुछ भी कर लीजिए आप, लेकिन प्यार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यार इटसेल्फ। तो वो लाइन जो है कि प्यार में सबसे अच्छा गिफ्ट है प्यार ही प्यार, बस प्यार, ये लाइन की कमी थी जो लास्ट में मुझे मिल गई। वो लिखा मैंने लाइन, और गाना का एंड जो है उसमें हेमा जी इन लड़कों को यही समझाते हैं कि भाई बाकी सारी चीज़ को भूल जाओ, क्या प्यार से उनको दिल को जीत लेने की बात आपने सोचा है। तो दैट वाज हाउ द एंटायर स्टोरी हैपेंड। और देखिए कहीं पे कोई इंटिमिडेशन नहीं थी। हेमा जी को मैंने इतने रीटेक्स करवाए। हाँ, एक छोटा सा मज़ेदार चीज़ था कि जब रीटेक्स होते थे, जब बहुत लंबे रिकॉर्डिंग सेशंस होते थे, कभी हेमा जी उनके असिस्टेंट को साउथ इंडियन में कुछ बोल देती थी ना, तो मुझे समझ में जाता था कि आज जो है ख़त्म करना पड़ेगा, आज कल्टी करना पड़ेगा, बस भी इनका आज के लिए एनर्जी उनका ख़त्म हो गया। तो ये क्यों मैं हमेशा मान के चला। और बहुत ही एलिगेंटली, पॉइस के साथ, पेशेंस के साथ उन्होंने गाने डबिंग किया। बाद में खुद ही जो है ना जजमेंट उनकी थी, इतने बड़े लेजेंडरी एक्ट्रेस है, जब गा रहे थे तो उनको खुद ही पता चल रहा था कि नहीं बाबुल ये गाना, ये लाइन थोड़ा और बेहतर हो सकता है, तो खुद ही गा रही थी। तो जब रिलीज़ की बात आई, जब HMV से बात हो रही थी, विक्रम मेहरा जो HMV के MD है, जब उनसे बात हो रही थी तो हम सोच रहे थे कि रिलीज़ में गाने में एक लाइन आता है ना कि बिग बी से लेकर पाजी, हर स्टार से आप पे राजी। तो एक मेरे दिमाग में ऐसा आया कि शोले में जब गब्बर से लड़ने लायक, गब्बर से लड़ने जैसे डेयरिंग काम में जय वीरू बसंती को उन्होंने जैसे प्रोत्साहन दिया था, आज भी जब बसंती जी, देखिए सोचिए क्या है कि हेमा मालिनी द सिंगर, हेमा मालिनी द ड्रीम गर्ल के लिए प्लेबैक कर रही है। जैसे वो हर जगह में बोल रही है कि लता जी को हमने डबिंग करते हुए सुना है, गाना गाते हुए सुना है हमारे लिए, तो ये डेयरिंग काम है। तो मेरा ऐसा, मैंने उनको आइडिया दिया कि बसंती का गाना है, बसंती गा रही है, और जय वीरू आज भी उपस्थित है बसंती को वैसे ही डेयरिंग काम में प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे और मैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी हेमा जी को कई बार मैं मजाक में कहता था कि अरे आपने तो गब्बर सिंह को झेला है, उनको क्या आपने मात दिया है, ये गाना कौन सी चीज़ है, छोटी सी चींटी जैसा है। तो ऐसे मैं हमेशा मजाक करता था। तो अब देखिए, अब वो इतने अच्छा एक स्टेज पे एक मोमेंट बन गया। बच्चन साहब, धर्म जी तो आए, जया जी भी आ गए, और सो नाइस ऑफ हर, और रमेश सिप्पी जी आए। तो शोले का जो 40 ईयर्स के बाद बसंती का गाना जो है सारी टीम को दोबारा यूनाइट किया। इट वाज सच अ ग्रेट मोमेंट, एंड फॉर मी एज अ फिल्म बफ, ये तो हम स्कूल में रहते वक्त इनके पिक्चर्स देखते थे, तो सबके लिए, मेरे ख्याल से सिर्फ मैं नहीं, वाई टू टॉक अबाउट मी, आई थिंक इवन मीडिया के लिए भी एक बहुत ही सुंदर मुहूर्त था। इसलिए मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आज के तारीख में जब पायरेसी ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को काफ़ी बर्बाद कर दिया है, आप रियलिटी शोज़ में भी इतने खूबसूरत टैलेंट्स को आप सुनते हैं, लेकिन जो हमारे टाइम में भी जो हम मतलब हम अभी भी यंग हैं, लेकिन जब इससे भी ज़्यादा यंग थे, हमारे नॉन फिल्म एक बड़ा करियर हुआ करता था। नॉन फिल्म गाने हम सब करते थे, शान बोलिए, के बोलिए, लकी बोलिए, लेकिन आज वो नॉन फिल्म का दौर ख़त्म हो गया, क्योंकि बॉलीवुड के सिवा और कोई भी चीज़ को मीडिया भी प्रमोट नहीं करती है, रेडियो में भी नहीं बजता है। उसमें क्या होता है कि रियलिटी शोज़ में हमको बहुत सारे टैलेंट सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, बट उनके देखिए कोई ना कोई एल्बम निकलता है, सिर्फ वो शोज़ ही शोज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों के ज़रिए मेरे ऑडियंस को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चौराहे पे जाइए, आप एक छोटा पैकेट मूंगफली खरीदने जाएंगे तो 20 रुपया से कम आपको मिलेगा नहीं। सिग्नल पे भी मैं भी खरीदता हूँ, 100 रुपया में 5 देते, कभी कभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 6 दे दो भैया। तो वो भी अगर आप 20 रुपये में खरीदते तो iTunes बोलिए और कोई भी साइट में 15 रुपया में आपको गाना मिलता है। तो जिन्होंने संजीव गोयनका साहब, उनका सारेगामापा,
जो इतना इन्वेस्ट किया इस गाने के पीछे, जो खर्चा किया, जो एंथुसियाज्म उन्होंने दिखाया, तो देयर हैज़ टू बी अ कमर्शियल गेन फॉर इट, देयर हैज़ टू बी, दे शुड बी रिवॉर्डेड बाय गुड रेवेन्यू, ताकि आगे भी जाके वो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सके। तो आप लोगों के जरिए सबसे मेरा निवेदन है कि आप मूंगफली 20 रुपये में खरीदते हैं, 15 रुपये में इस गाने को आप लेजिटिमेट वे में खरीदिए, पायरेसी को सपोर्ट मत कीजिए, और ऐसे ही जो बसंती का गाना जैसा और भी गाना हम आगे बना सके, उसके लिए HMV सारेगामापा सबको प्रोत्साहित कीजिए। बीजेपी की जब आप बात करते हैं, शत्रु जी की बात कर लीजिए, हेमा जी की बात कर लीजिए, आपका जिक्र कर लीजिए, सब फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं और कला प्रेमी हैं और कला को प्रोत्साहन देते हैं। अभी हाल में ही मनोज तिवारी जी ने शाहरुख के लिए गाना गाया है, भोजपुरी फैन का गाना गाया है। कितनी अच्छी शुरुआत मानते हैं? जो एक काफी विवाद चला था इंश्योरेंस को लेके, फिर कहीं कोई विवाद नहीं है। मनोज तिवारी ने परसों जो है पार्लियामेंट में घुसते ही लोकसभा के बाहर जो छोटा सा रैली है, पहले उसने वीडियो में मेरे को गाना सुना। मेरा बहुत अच्छा मित्र है, पहले ही उन्होंने मुझे गाना सुनाया, बहुत मुझे खुशी है उसके लिए। और हम लोग जो है, देखिए, जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट ही है, और म्यूज़िक जो है हमारी ज़िंदगी में एक ही मात्र परमानेंट है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो आएगा जाएगा, ज़िंदगी भर मैं मंत्री थोड़ी ना रहने वाला हूँ, तो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी में, उसी से मेरा जन्म हुआ, वही ऊपर वाले से मुझे मिला है, उसी के ज़रिए बाकी सारी चीज़ें हो रही। नहीं तो मैं कौन सा पॉलिटिक्स में था, मनोज भाई कौन से पॉलिटिक्स में थे कि वो पॉलिटिक्स में आ जाए, जीत जाए, और फिर मैं जो, मेरे को 2 इतने अहम मंत्रित्व जो बॉस ने दिया है मुझे, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, तो ज़िंदगी को इतना कंपार्टमेंटलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जो मोमेंट है इस वक्त, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस गाने के बारे में आप मुझे पूछताछ कर रहे हैं, गाने के बारे में मैं बात करता हूं, तो मैं अपना पूरा जो है मेरी जो अनुभव है, जो मेरा इस गाने के बारे में जो मुझे कहना है, वो मैं पूरा दिल से कह रहा हूं। अगर इसके पास वाले रूम में अर्बन डेवलपमेंट या हाउसिंग को लेके कोई, या बजट को लेके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें भी मैं उतना ही बोलूँगा जितना मुझे उसके बारे में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो मैं आई लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल। जब जो काम आपके सामने आता है, आप उसमें अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। सारी चीज़ें जो है अपनी जगह पे ठीक ठाक। बात कर रहे हैं, ढेर सारे सेलेब्स हमारे पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नो कंट्रोवर्सी नथिंग। शत्रु जी ने भी आगरा में लिट फेस्टिवल में कहा कि मिस्टर बच्चन को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बच्चन साहब कभी भी पॉलिटिक्स में दोबारा किसी भी तरीके से कदम रखना चाहिए। लेकिन बच्चन साहब, जैसे मैं बोलता हूँ कि व्हेन देयर इज़ बिग बी, तो जब आपको अपनी ज़िंदगी के फेवरेट किसी एक्टर के बारे में बात करनी है, आप बिग बी का नाम ही लें, कोई ऑप्शन बी नहीं रहता है आपके पास। ही इज़ सच अ मैन। अगर रोनाल्ड रेगन, हु वाज अ ग्रेट एक्टर इन हॉलीवुड, अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते, तो थियोरेटिकली अमिताभ बच्चन इज़ एक्सेप्टेड सो वेल इन एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ। डेफिनेटली शत्रु जी ने कुछ सोच के बोला होगा या मजाक में बोला, आई रियली डू नॉट नो, बट मुझे नहीं लगता है कि बच्चन साहब हु इज़ रॉकिंग एट दिस एज विथ सच ग्रेट फिल्म्स, विनिंग ऑल दी अवार्ड्स, एंड जैसे धर्म जी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अभी भी इस उम्र में भी वो इंडस्ट्री की इंजन बन के बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ नॉट हैड अ वेरी, जो हमें लगता है losing Amitabh Bachchan from politics is a politics loss. We needed such gentlemen in politics. Unfortunately it did not happen. इसके बारे में मेरे ख्याल से we should take it in jest. वो शत्रु जी ने ऐसे ही प्यार में बोला होगा। ओके, आपने जैसे कहा कि मनोज जी आए, मनोज जी ने आपको फैन का वो गाना दिखाया, आपको कैसा लगा? बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे शाहरुख के गाने के बारे में, फैन के गाने? बहुत अच्छा। शाहरुख खान साहब का जो पहला वर्ल्ड टूर हुआ था, बाजीगर टूर 1994 में, ये मोरानीज जो है, मोरानी भाई सिने युग जो है, उन्होंने किया था। मुझे अभी भी याद है, उनका यहीं पे नज़दीक में उनका घर है, वहाँ पे मैं गया था 1994 में, और उस वक़्त सीडीज़ में डांस नहीं होता था। लाइव म्यूजिशियंस जो है, आई वाज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड देन, लाइव म्यूजिशियंस होते थे स्टेज में 40, वो लाइव बजाते थे और उसके साथ हम जो है परफॉर्म करते थे, गाना गाते थे और उसमें स्टार्स परफॉर्म करते थे। तो फाल्गुनी पाठक जो हमारे डांडिया क्वीन है, फाल्गुनी पाठक और मैं, हम सारे वो गाने स्टेज पे गाते थे। और शाहरुख खान साहब के साथ काफ़ी जो है उसके बाद बहुत सारे शोज़ वगैरह हमने किया है।
तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। फ़ैन के ट्रेलर्स जो है हमें बहुत अच्छे लगे और आई जस्ट होप दैट जब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार ऐसे बड़े स्टार्स के पिक्चर्स जिसमें बहुत सारे पैसों की लागत होती है, जब ऐसे पिक्चर्स बॉक्स ऑफिस में अच्छा करता है तो इट गिव्स अ ह्यूज बूस्ट टू द इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडस्ट्री। सो आई विश, तो आई होप दैट आई एम वेरी श्योर दैट फैन इज़ गोइंग टू डू वेरी वेल। और फैन की कोई कमी तो शाहरुख खान साहब को है नहीं, तो जायज़ सी बात है कि पिक्चर जो है लोगों को बहुत पसंद आएगी। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, घर जो है सस्ते हो जाएंगे सर अब कल बजट में? देखिए, हाउसिंग फॉर ऑल जो है मेरा ही मिनिस्ट्री है। हाउसिंग 2022 में हमें 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मुहिम है कि इंडिया में सबके माथे के ऊपर एक छत हो। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए जो 50,000 के प्रावधान जो उन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल को हम जिस तरीके से पुश कर रहे हैं, इसके पहले भी हमने 2 बार वो लिस्टिंग में आई थी, लेकिन कांग्रेस के हल्ला की वजह से वो बिल हम पास नहीं करा पाए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल जो है वो भी इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान रखे गए थे जिसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों ने अपने पैसे डाल दिए हैं, प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिला, उनको भी काफ़ी सारा उनको प्रोत्साहन मिलेगा, काफ़ी सारा हेल्प उसमें मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आप एक तरफ से हाउसिंग फॉर ऑल आप बोल रहे हैं, हाउसिंग आप सबको देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी आप देखेंगे तो पुलिस और बिल्डर्स इनको हमेशा विलेन के तौर पे दिखाया गया है ना। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप हाउसिंग में 2 करोड़ घर हमें बनाने हैं, लोगों को अगर हम घर देना चाहते हैं, सबको हाउसिंग फॉर ऑल को अगर सक्सेसफुल बनाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो 2 करोड़ घर हमें बनाने हैं। तो ऑब्वियसली हाउसिंग सेक्टर में जो बिल्डर्स हैं, जो लोग हाउसिंग सेक्टर में घर बनाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आपको एक विंडो देना पड़ेगा, एक उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए कुछ स्कीम्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो आपके वो घर बना के दे जिससे प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो। तो रियल एस्टेट बिल में भी जो मैंडेटरी डिपॉजिट जो है उसको भी 70% से लेके 50% में लाया गया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हाइप जिससे हो गया था सर, रेट्स से बहुत बढ़ गए थे हर जगह पर, और वेट किया जा रहा था कि अब जब बजट आएगा उसके बाद रेट्स डाउन हो जाएंगे, तो क्या नहीं, ये बॉम्बे में जो घरों के जो प्राइसेस जो बढ़े हैं, मैं तो बोलूँगा कि वो जैसे बीच में एक्टर्स की फ़ीस काफ़ी एस्ट्रोनॉमिकल हो गया था, उससे क्या हुआ, पूरे इंडस्ट्री को लॉस होने लगे। पिक्चरों में 50 करोड़ की पिक्चर में पता चलता था कि हीरो 30 करोड़ लेके चला जाता था। सेक्स मतलब जेंडर बायस हो गया था काफ़ी, तो इससे इंडस्ट्री की तो कोई फ़ायदा हो नहीं रही थी। तो जैसे इन रेम्यूनरेशंस में भी जो तब्दीली आई है उसको मैं रिसेशन नहीं कहूँगा, इट इज़ करेक्शन। वो करेक्ट, जो सही होना था वही हुआ। सिमिलरली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप अगर देखेंगे तो जो प्राइसेस वर्चुअली जो इंक्रीज़ हुआ है दैट इज़ नॉट द रियल वैल्यू। आप लोखंडवाला में जाइए, आपको जो प्राइसेस बताया जाएगा उस प्राइस में आप घर खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी ज़्यादातर देखा जाता है फर्स्ट टाइम होम बायर्स को छोड़ के आप एक छोटा घर बेचते हैं, उसके बाद आप एक बड़ा घर लेते हैं, यही नॉर्मली होता है। अगर आप छोटा घर आप ये सोच के बैठे रहे हैं कि मैं छोटा घर को 1.5 करोड़ में बेचूंगा और फिर वो 1.5 करोड़ के साथ अपना सेविंग्स को जोड़ के मैं ऊपर वाला घर जो है वो मैं 3 करोड़ में खरीदूंगा, तो 3 करोड़ वाला 3 करोड़ में अटक गया, आप भी 1.5 करोड़ के नीचे उसको बेचेंगे नहीं, आप अटक गए। तो ना आप 1.5 करोड़ में वो घर बेच पाए, ना वो 3 करोड़ में आप वो घर खरीद पाए। तो जब आपका वो 1.5 करोड़ वाला प्राइस लेजिटिमेट होगा, तो आप जब घर को बेच पाएंगे तो ही वो पैसा आप ऊपर वाले 3 करोड़ वाला घर जब करेक्ट प्राइस होगा लगा पाएंगे। तो इट्स अ प्रोसेस एंड आई थिंक द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ दिस करेक्शंस। कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि द शेयर मार्केट डिड नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू इट, बट वो एक इम्पल्सिव रिस्पॉन्स शेयर मार्केट का होता है। एंड ऑफ द डे आप देखिए निफ्टी एंड सेंसेक्स बोथ एक्चुअली वेंट अप। तो हो गया ना, आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन कर लिए, जवाब दे दिया ना मैं आपको आंकड़ों के साथ। बस आप इसको, हाँ थैंक यू सर। वेलकम सर। आप प्लीज आप लोग दिखाइए गाने को। हाँ